हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि नाम से है युग्मक जनन यानी युग्मक युग्मकों का जनन। तो युग्मक तुमको पता है नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक जो है वृषण से बनता है और मादा युग्मक जो है अंडाशय में बनता है। तो नर में जो नर युग्मक बनता है उसको शुक्राणु बोलते हैं। मादा में जो मादा युग्मक बनता है उसको क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो वृषण में क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा और अंडाशय में क्या बनेगा? मादा युग्मक। तो वृषण में भी जो है जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं और अंडाशय में भी क्या होती हैं? जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं। तो इन जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो क्या बनते हैं? नर और मादा युग्मक बनते हैं। उसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस तथा मादा में इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन यानी ओजेनेसिस कहते हैं। तो नर में जो है वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो उसको क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। मादा के अंडाशय में जो है अंड का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे? अंड जनन यानी ओजेनेसिस कहेंगे। तो पहले जो है शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को समझ लेते हैं। नर के वृषण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। नर में जो वृषण होता है उसमें जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं, उनसे जो है शुक्राणुओं के निर्माण यानी शुक्राणु क्या है? नर युग्मक हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन जो है दो भागों में क्या होता है? संपन्न होता है। शुक्र जनन दो भागों में संपन्न होता है। पहला भाग है स्पर्मेटिड्स का निर्माण होना और दूसरा क्या है? शुक्र कायंत्रण। स्पर्मेटिड्स का निर्माण और शुक्र कायंत्रण। पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण देख लेते हैं। स्पर्मेटिड्स का निर्माण जो है 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है और ये 3 प्रावस्थाएं हैं गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। चलो एक एक करके देख लेते हैं कि गुणन प्रावस्था क्या हुई। तो गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन मतलब जैसे गुणा होता ना, तो गुणा में क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कोशिकाओं की बात हो रही है तो यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ेगी? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। यानी गुणन प्रावस्था में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, अब जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं का मतलब ये हो गया कि जो वृषण की जनन एपिथीलियम की कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिकाओं से जो है शुक्राणु नहीं बनते हैं। शुक्राणु उन जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से बनते हैं जो आकार में कुछ बड़ी होती हैं और जिनके पास जो है केंद्रक भी क्या होता है? बड़ा होता है। यानी सारी जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो जिन जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। और जैसे मैंने बताया इनका आकार और इनका केंद्रक क्या होता है? अन्य कोशिकाएं जनन एपिथीलियम की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं। अब जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है।
अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को सूत्री विभाजन और विभाजन के बारे में बताता हूँ। सूत्री विभाजन क्या हुआ, अर्थसूत्री विभाजन क्या हुआ। तो देखो बच्चों, विभाजन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूत्री विभाजन या समसूत्री भी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ पे मैं केवल सूत्री विभाजन के बारे में बताऊंगा। ये कोई कोशिका है, ठीक है। इसमें अगर सूत्री विभाजन होता है तो इससे जो है क्या बनते हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है ना। कितनी पुत्री कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो कि सेम टू सेम होती हैं अपनी मातृकोशिका के। यानी सूत्री विभाजन में एक मातृकोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और वो जो हैं किसके समान होती हैं, बिल्कुल अपनी मातृकोशिका के समान होते हैं। अब ये समान कैसे, इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 2n। 2n जानते हो, यानी द्विगुणित। द्विगुणित का इसका मतलब ये हो गया कि माना ये मानव की कोशिका है, तो मानव की ये कोशिका है, तो इसमें 2n क्रोमोसोम का मतलब हो गया 23 पेयर, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं इसमें, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र हैं मतलब 46 गुणसूत्र हैं। तो इसका विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो इसकी जो डॉटर सेल बनी, पुत्री कोशिकाएं बनी, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n ही होगी। अगर ये मनुष्य की कोशिकाएं हैं तो इनमें भी कितने गुणसूत्र होंगे, 23 जोड़े इसमें होंगे और 23 जोड़े इसमें होंगे। यानी ये पुत्री कोशिकाएं बिल्कुल किसके समान है, अपनी मातृ कोशिका के समान है। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इन कोशिकाओं में बार बार क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के उपरांत बनी कोशिकाओं को शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब जब जो है प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार जो है समसूत्री विभाजन हुआ और कोशिकाओं की खूब सारी संख्या हो गई, तो जो ये कोशिकाएं बनी उनको जो है या तो शुक्राणुजनक कोशिका बोलते हैं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी जो प्रावस्था है उसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। क्या कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया की जब कोशिकाएं बन चुकी हैं तो देखते हैं वृद्धि प्रावस्था में इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी शुक्राणुजनक या स्पर्मेटोगोनिया कोशिका पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। अब जो गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया बनी थी वो क्या करती है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है। अब जब वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। वो अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब इनका नाम भी यहाँ पे बदल जाता है। जब ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करके जो है बड़ी हो जाती है, तो अब इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि प्रावस्था में ये हो गया। और वृद्धि प्रावस्था के बाद जो है अगली जो प्रावस्था है उसको कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, परिपक्वन। तो हमारे पास क्या बना हुआ है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना हुआ। तो जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका होती है उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो थोड़ा सा मैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बता देता हूँ। अभी मैंने सूत्री विभाजन के बारे में बताया था। अब अर्धसूत्री विभाजन, माना ये कोई कोशिका है और इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है क्या होता है, दो चरणों में पूरा होता है।
एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये 2 चरण होते हैं। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होना है तो पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक ये बात याद रखनी है। दूसरी ये बात याद रखनी है कि जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका के आधा रह जाती है। अब माना ये कोशिका है, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होना है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा। इससे जो है 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है। अब ये मातृ कोशिका है, इसमें क्रोमोसोम जो हैं कितने हैं, 2n है, यानी द्विगुणित है। ये पूरे गुणसूत्र हैं इसमें, जितने उस जीव में गुणसूत्र होते हैं उतने गुणसूत्र हैं इसमें। माना ये मानव की कोशिका है तो इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, n। इसको बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं, अगुणित संख्या रह जाती है। यानी यहाँ पे द्विगुणित थी, यहाँ पे क्या थी, द्विगुणित थी, और यहाँ जो है क्या हो गई, अगुणित हो गई। ये अर्धसूत्री विभाजन का जो है क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, उसके बाद जब 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, फिर पुनः इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है क्या होता है, द्वितीय होता है। 2 कोशिकाएं इससे भी बनती हैं और 2 इससे भी बनती हैं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी इनकी मातृ कोशिका में है। अब इनकी मातृ कोशिका कौन हो गई, ये हो गई। या दूसरे शब्दों में बोलें तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन की तरह होता है। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। इन कोशिकाओं में अपनी मातृ कोशिका से कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अपनी मातृ कोशिका के समान है। तो समझ गए ना कि अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान जो है जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है अपनी मातृ कोशिका के आधी हो जाती है। फिर इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है और कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, टोटल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी पूरे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो है 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पे भी जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है, प्रथम होता है। और क्या बनती हैं, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनती है। जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनी, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। किसकी आधी रह जाती है, अपनी मातृ कोशिका के आधी रह जाती है। जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनी अभी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनी, इनमें जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जैसे मैंने बताया था कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जो है जैसे समसूत्री विभाजन होता है वैसे ही होता है, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं वो अपनी मातृ कोशिका के समान होती है। तो इस तरीके से जो है 4 स्पर्मेटिड कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, और ये स्पर्मेटिड कोशिकाएं, इनमें जो है कायंत्रण होता है और क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, यानी शुक्राणु बनता है। अगला देखते हैं शुक्र कायंत्रण। शुक्र कायंत्रण अचल एवं गोल स्पर्मेटिड का एक चल धागेनुमा संरचना में बदलना क्या कहलाता है, शुक्राणु कायंत्रण कहलाता है। अभी जो स्पर्मेटिड बने थे, स्पर्मेटिड जो हैं गोल गोल होते हैं और अचल होते हैं,
यानी एक ही स्थान पे रहते हैं। इनका परिवर्तन किसमें होता है? चल यानी मोटाइल चलने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले धागे नुमा पतले से जो है संरचना में बदलना जो है, इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कायंत्रण कहते हैं। यानी जो स्पर्मेटिड बने थे उन्हीं से क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कायंत्रण कहते हैं। शुक्राणु कायंत्रण की प्रक्रिया जो है वृषण के किन कोशिकाओं में होती है? सर्टोली कोशिकाओं में होती है। जब मैंने वृषण पढ़ाया था उस समय मैंने सर्टोली कोशिकाओं के बारे में आप लोगों को बताया था। अब इसको रेखा चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। ये भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में जो है, कभी कभी क्वेश्चन जो है सिर्फ ये आता है कि रेखा चित्र द्वारा समझाओ। तो ये कोशिका बना रखी है, ये कोशिका जो है क्या है? प्राथमिक जनन कोशिका है। ठीक है, क्या कहलाएगी ये? प्राथमिक जनन कोशिका है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, यानी पूर्ण है, द्विगुणित है। ये मानव की कोशिका है तो इसमें क्या है? 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। इसमें जो है क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और 2 पुत्री कोशिकाएं बनी। ठीक, इन पुत्री कोशिकाओं में भी पुनः क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 यहाँ बन गई, 2 यहाँ बन गई। पीछे हमने पढ़ा था कि इन कोशिकाओं में जो है बार बार समसूत्री विभाजन होता है। हमने यहाँ पे 2 बार जो है समसूत्री विभाजन किया हुआ है। तो ये जो प्रावस्था है इसको क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था। ठीक है, और प्राथमिक जनन कोशिका में सूत्री विभाजन के द्वारा ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है इनका? स्पर्मेटोगोनिया। और ये भी जो है इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? अपनी मातृकोशिका के समान है। जो इनकी मातृकोशिका है उन्हीं के समान जो है इनमें क्या है? गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक, उसके बाद जो है दूसरी जो फेज आती है वो आती है वृद्धि प्रावस्था। ठीक है ना? तो वृद्धि प्रावस्था में क्या बताया था तुमको कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है और उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे केवल एक ही कोशिका ले रखी है हमने, सारी कोशिकाओं के साथ जो है ऐसे ही होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया ने जो है पोषक पदार्थों का अवशोषण किया और वो साइज क्या हो गया? उसका बड़ा होगा। इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। अब जो कोशिका जो है साइज में बड़ी हो गई पोषक पदार्थों के अवशोषण के बाद, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 2n है, यानी ये क्या है? डिप्लॉयड है या द्विगुणित है। अब तीसरी फेज शुरू होती है परिपक्वन। कौन सी फेज शुरू होती है? परिपक्वन फेज शुरू होती है। तो परिपक्वन में क्या होता है? जो ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 चरणों से होकर गुजरता है। पहला जो है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और फिर जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो इसमें जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने के बाद जो है 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। इन पुत्री कोशिकाओं को द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और यहाँ पे जो घटना घटती है उसमें क्या होता है कि इनकी मदर सेल यानी मातृकोशिका ये हो गई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या 2n है। ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी इसमें गुणसूत्रों की संख्या n रह जाती है, यानी इस मातृकोशिका से आधी रह जाती है। ठीक है ना? तो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। उसके बाद जो है द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है किसकी तरह होता है? समसूत्री विभाजन की तरह होता है।
यानी गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृकोशिका के समान ही रहती है। तो इसकी मातृकोशिका ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, ठीक है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन में केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो इसकी मातृकोशिका, ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी, इनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और क्रोमोसोम जो है इनमें भी क्या रहते हैं? एन, यानी अपनी मातृकोशिका के समान है। और उसके बाद जो है स्पर्मेटिड्स का क्या होता है? कायंत्रण होता है, ठीक है। इनमें परिवर्तन होता है और क्या बनते हैं? ये शुक्राणु बनते हैं, यानी नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे।